है प्रखर आवाज टॉक शो में। मैं हूं आपके साथ सोनाली केसरवानी। आज हमारे साथ मिसेस ज्योति रानी जायसवाल जी हैं, जो मिसेस इंडिया ग्लोब क्लासिक 2021 की विजेता रह चुकी हैं। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस टॉक शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आप बचपन से आपका इधर रुचि रहा या फिर आगे चलकर आपका इधर विशेष झुकाव हुआ? बचपन से रुचि नहीं थी। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो उस समय फेयरवेल हुआ था और उस फेयरवेल में मुझे सभी ने मिस बुद्धि कह के संबोधित किया और मुझे एक खिताब मिला था उस समय, ब्यूटी इज सी बट नॉट डू टच। तो और हमारे गुरुजन लोगों ने कहा कि तुम न्यूज़ एंकर करो। मैं स्पष्ट बोलती थी, हिंदी मेरी बहुत अच्छी थी, तो इसलिए कहते थे कि न्यूज़ एंकरिंग करो या टीवी शो में जाओ, मॉडलिंग करो। बट उस समय इतनी, मैं जिस जगह से हूँ, मेरा जन्म दुद्धि में हुआ, सोनभद्र जिला, एक टाउनशिप होने के कारण और ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ उस समय नहीं थी, लड़कियों को इतना आगे नहीं भेजा जाता था, नहीं पढ़ाया जाता था, तो ये उस समय संभव नहीं हो पाया। मैम, आपने बोला ना बहुत ज़्यादा टाउन था, सिटी था आपका, जहाँ से आप थी, ज़्यादा लड़कियों को नहीं भेजा जाता था। ऐसे में आप कैसे यहाँ तक पहुँची? किसका सपोर्ट रहा आपका हमेशा से? मेरे घर मेरे पापा का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा, फिर मेरे भाई का। हम 5 भाई 2 बहन हैं। बड़ी दीदी तो बहुत ही बड़ी हैं, बड़े भैया भी बड़े थे। उसके बाद मेरे सेकंड थर्ड नंबर वाले भैया डॉक्टर हैं, वकील हैं, महेंद्र जायसवाल जी, राकेश जायसवाल जी। इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और पापा ने मेरा साथ दिया उस समय कि हाँ मैं पढ़ने जाऊँ। मेरी इच्छा थी कि मैं पढ़ूँ, क्योंकि उस समय ज़्यादा रिवाज था कि अगर लड़की ग्रेजुएशन कर ली है तो बस उसकी शादी कर दो। हमारे यहाँ जायसवालों में ये ज़्यादातर होता है कि बीए कर ली तो इसकी शादी कर दो। पर मैं था कि मैंने पापा से कहा कि नहीं, मुझे पढ़ना है। मेरी इच्छा का उन्होंने पूरा मान रखा और साथ में मेरे भाइयों ने भी मेरा सपोर्ट किया और मुझे पढ़ने के लिए भेजा। मैं वाराणसी आई, पढ़ी और आज आपके सामने हूँ। मैम, आप आर्गन्ने के प्रोफेसर भी हैं और एक हाउस वाइफ भी हैं। ऐसे में आप कैसे मैनेज करती हैं अपना पूरा काम? टाइम टेबल हर एक चीज़ का मैं कोशिश करती हूँ टाइम फिक्स करके कि इतने टाइम तक मैं बच्चों को उठा दूँ, नाश्ता बना करके उनको रेडी कर दूँ। उसके बाद इतने मुझे अगर 10:30, 11 o'clock, 10 o'clock, क्योंकि इधर तो कोरोना की वजह से टाइम चेंज होती रहती है, तो उस टाइम के आधार पे मैं अपने सारे काम घर के और बच्चों की उसको पूरी तरीके से करके और उस टाइम पे मैं कॉलेज पहुंचूं, फिर वहाँ अपना काम करके आऊँ। तो घर में भी कभी बाहर आना जाना हुआ तो थोड़ा सा होता है, लेकिन एक टाइम मैनेजमेंट बनाया है कि इस टाइम पे मुझे ये सारे काम करने हैं। उसमें अपने लिए भी मुझे समय निकालना है, क्योंकि पढ़ना लिखना ज़्यादा ज़रूरी है और आधे 1 घंटा निश्चित रूप से बैठकर कुछ न कुछ पढ़ती हूँ, लिखती हूँ। चूँकि मैं सब्जेक्ट से इतर भी, जैसे मेरी बुक्स हैं, झरोखा ज़िंदगी का है और काव्य संग्रह, और अभी मैंने कोरोना काल में एक इंटरनेशनल वेबिनार कराया था, कोविड-19 इम्पैक्ट ऑफ सोशल पर्सपेक्टिव, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल व्यू, उसकी भी बुक आ गई है। तो उसके लिए, तो इसलिए मैं अपने लिए भी समय ज़रूर निकालती हूँ कि मैं डेली बैठ के 1 घंटा 2 घंटा पर लिखूँ, कविताएं लिखूँ। तो मैं वो सारे कार्य करती हूँ और उस टाइम मेरे एक चीज़ के लिए फिक्स होता है कि इस टाइम पे मुझे ये करना है। कभी कभी वो ऊपर नीचे होता है, बट मैं उसी टाइम के अंदर वो कार्य करने की कोशिश करती हूँ। मैम, ज़्यादातर देखा जाता है कि इस फील्ड में जिन लोगों का झुकाव रहता है, उनका दूसरा अंदाज ये रहता है कि वो काफ़ी सोशल वर्क करते हैं, काफ़ी एनजीओ से जुड़े रहते हैं, गरीब बच्चों की मदद करना। क्या आपका भी विशेष रुचि इन सब चीज़ों में रहा है? हाँ, नहीं, मैं इस फील्ड से जुड़े होने की वजह से नहीं, मेरा बचपन से इस तरफ झुकाव था। जैसे हम अपने वहाँ टाउनशिप में भी गरीब बच्चों को पढ़ाते थे और हमारे यहाँ चलता था, उस समय चलता था प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, वहाँ पे भी मैं पढ़ाने जाती थी। जहाँ मैं एनटीपीसी में जॉब करती थी शक्तिनगर में, वहाँ पे भी मैं पढ़ाती थी शाम को जाके। और बनारस में जब मैं रिसर्च करने लगी तो विकलांग बच्चों का था, वहाँ तो हमने पूरा कार्ड बनवा रखा था और हर सैटरडे संडे जब हमें ऑफ मिलता था हम उनके साथ गेम्स खेलते थे, उनको पढ़ाते थे और बुजुर्गों के साथ भी हम टाइम स्पेंड करते थे। मुझे ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है और मुझे उनके साथ बैठना, बातें करना, उनके अनुभव लेना मुझे बहुत अच्छा लगता था। खास तौर से मैं बुजुर्गों जिनके घरों के माता पिता जो निकाल दिए गए, वो आ करके ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, वो बच्चों के साथ में रह रहे हैं, तो उनसे जो जीवन की वास्तविकता सीखने को मिलती थी वो कहीं किसी किताब में नहीं मिलती।
तो वो मैं उनसे सीखती थी और वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता था, वो बहुत काम आता था मुझे। जी। मैम, मिसेस इंडिया ग्लोब क्लासिक में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितने राउंड हुए थे? आपने कैसे क्लियर किए सारे? मिसेज इंडिया ग्लोब क्लासिक का एक्सपीरियंस मेरे लिए ऑसम था, डिफरेंट था। अगर ये कहूँ कि वो 25 साल पहले का सपना सच होने जैसा था। जैसे कहते हैं ना कि माई ड्रीम्स कम ट्रू, बिल्कुल उसी तरीके से था। जैसे जो सपने उस समय दिखाए थे लोगों ने कि जाओ ऐसा करो। इवन जब मैं पीजी करने आई काशी विद्यापीठ, तब भी लोगों ने मुझे यही सारी चीज़ें कही। चूँकि बंधन था, घर से इजाज़त नहीं थी, तो हमने कभी इस ओर झुकाव नहीं किया। लेकिन जब मैं वो सारी चीज़ें करने गई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अंदर से एक अलग सी फीलिंग थी, खुशी थी कि जो चीज़ मैं तब नहीं कर पाई अब कर पा रही हूँ। तो मैं सभी को उस समय अपने मन ही मन धन्यवाद दे रही थी, फादर को, ईश्वर को, कि मैं यहाँ पहुँच पाई इस जगह पे। और ख़ास तौर से कि मैं इलाहाबाद आई अपने हस्बैंड को, कि उन्होंने सपोर्ट किया और मैं यहाँ आ करके और आज ये कर पाई। और उसके बाद फिर 3 दिन, मतलब हम कुल 5 डे वहाँ थे, जिसमें ग्रूमिंग हमारी अच्छी हुई। मेलोन सर हमारी ग्रूमिंग कर रहे थे वहाँ रैंप वॉक की। तो फर्स्ट डे हमारा फ़ोटो शूट था, उसमें हमें एथनिक या इंडो वेस्टर्न ऐसे हमें ड्रेसेस में हमारा फ़ोटो शूट हुआ, फिर वो क्लियर किया मैंने। नेक्स्ट डे 20 को टैलेंट राउंड था, वहाँ पे मैंने डांस परफॉर्मेंस किया और गाना गाया। एक गीत फिल्मी पुराने सॉन्ग गाए थे और एक डांस परफॉर्मेंस उन्होंने कहा, तो 2 मिक्स करके हरियाणवी और पंजाबी पे मैंने डांस परफॉर्म किया। तो वो जो है उसके बाद वो भी क्लियर हुआ। फिर थर्ड तो डे हमारा 21 को फिनाले राउंड था, जिसमें फर्स्ट राउंड में हमारा रैंप वॉक था, सेकंड हमारा एथनिक राउंड था, जिसमें लहंगा चोली करके फेसबुक पर मैंने अपडेट किया है वीडियो, और थर्ड हमारा गाउन, इवनिंग गाउन राउंड और क्वेश्चन आंसरिंग राउंड था। तो वही क्वेश्चन आंसर राउंड के बाद फिर लास्ट रिजल्ट। मैम, आजकल लड़कियां काफी उभर कर आ रही है इस फील्ड के लिए, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो अपने आप को मेंटेन करें इन चीजों के लिए? ठीक है, लड़कियां अगर ये उभर के आ रही हैं तो उनकी एज है, उनका रुझान अगर इधर है जी। तो वो इन सब चीज़ों को अच्छे से ग्रूमिंग करके, अच्छी क्लासेस लेकर के, अच्छे पार्टिसिपेट में, मतलब कि मैं समझती हूँ कि किसी छोटी जगह से शुरुआत करने से अच्छा है जो एक अच्छी कंपनी हो जहाँ से उनको अच्छा बैकअप मिले, तो वहाँ से स्टार्ट करके करें। लेकिन अगर हम अपने उसकी बात करें हमारे इसमें, तो हमारे इच्छाएं तो बहुत होती हैं, पर ये ज़रूरी नहीं होता कि आपकी जो इच्छा वो आपको मिल जाए। समय से मिलती है, जैसे कि भाग्य ने देर से मुझे दिया पर दिया जरूर। इसके लिए कह सकती हूँ कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति अगर आप में है कि नहीं हमको ये करना चाहिए, तो भगवान रास्ते कैसे बनाता है और कैसे उसको कहाँ से जोड़ता है ये कोई नहीं जानता। तो वो चीज़ें जुड़ी और मुझे वो रास्ता मिला, तो मैं ये कहूँगी कि उसके लिए आपको अपनी लगन चाहिए और मेहनत चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक काम कर रहे हैं तो दूसरा नहीं कर सकते हैं। उसको बांट करके टाइम पीरियड आप बांट लीजिए कि नहीं हम ये काम इस समय और ये करेंगे तो निश्चित रूप से करेंगे। मैम, कुछ महिलाएं हैं जो घरों में रहती हैं, उनकी इच्छा होती है लेकिन परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है, उनको प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिल पाता, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगी? नहीं, इसके लिए उन्हें खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा। अपनी बातों को उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, तर्कपूर्वक उन्हें बताना होगा कि हम ये करना चाहते हैं और उसको करने के लिए हम अपना फैमिली, अपने बच्चे, अपना घर परिवार अफेक्ट नहीं करेंगे। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम वो कर रहे हैं, लेकिन ये भी हम करना चाहते हैं और हम ये करते हुए अगर कर रहे हैं तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए। और अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे तो उसके लिए उन्हें थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, खुद से अपने लिए आपको आगे बढ़ के अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी होगी, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि लोग आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप कार्य करते हुए भी अगर आपके पास समय है और सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप खुद अपने लिए अपने आप को सपोर्ट कीजिए। मतलब उनको स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा। बिल्कुल। आप अगर एक चीज है ना कि अगर आप खुद से अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपको क्या इज्जत देगा। हम पहले अपनी इज्जत खुद करें, तो वही चीज है कि हम खुद अपने लिए सोचें और हम ये देखें कि अगर हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि हम सारा कार्य कर रहे हैं,
अपनी फैमिली का कार्य कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, बाहर का कार्य कर रहे हैं, उसके बाद अगर मेरे अंदर ये इच्छा है कि मैं ये करना चाहती हूँ और अगर फैमिली उसको रोक रही है, शायद पारिवारिक मानकों के आधार पे, पर वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि फिर मैं भी कुछ हूँ और मैं कुछ हूँ। अगर मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ, हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा आप हमें सपोर्ट कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये आपका अपना डिसीजन होगा कि आप उनके डिसीजन को एग्री करती हैं कि आप खुद को साबित करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ के अपना वर्क करती हैं, और सफल होती हैं तो लोग खुद आपका साथ देते हैं। फिर उन्हें लगता है कि हम गलत थे, क्योंकि हम अपनी फैमिली को साथ लेके चल रहे हैं, अपने सभी हमारी जो जिम्मेदारियां उसको पूरा करते हुए चल रहे हैं। हम किसी चीजों को छोड़ के नहीं चल रहे हैं कि हम किसी एक को छोड़ के तब दूसरा करें। तब अगर कोई इफ बट करे तो फिर समझ में आता है कि हाँ, लेकिन जब सब कुछ करते हुए कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि अगर किसी भी महिला में ऐसा कोई भी जज्बा है तो उसके हस्बैंड को, उसकी फैमिली को, चाहे वो मातृत्व हो या पितृत्व या जैसे ससुराल पक्ष हो, उनके सास ससुर जो भी घर में बड़े हैं, उन सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए। फिर उनको खुद लगेगा कि नहीं, आप इतना अच्छा अचीवमेंट उसने किया और उससे परिवार का मान सम्मान ही बढ़ाया, घटाया नहीं। मैम, आप काफी लोगों की इंस्पिरेशन बन चुकी हैं, आप अपने चाहने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सबसे पहला मैसेज तो अपने स्टूडेंट्स जो मेरे हैं, क्योंकि मुझे इस फील्ड में आए हुए 16 ईयर्स हो गए, एक तरीके से कहा जाए तो अपने लाइफ का एक गोल्डन पीरियड, क्रीम पीरियड जो होता है, वो मैंने शिक्षा जगत को दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में दिया है, बच्चों को पढ़ाया है। आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में हैं, BHU में हैं, काशी विद्यापीठ में हैं, रांची यूनिवर्सिटी में हैं। अच्छा लगता है, बच्चों से फीडबैक भी मिलता है। तो मैं सबसे पहले तो उन्हें ही कहना चाहूँगी, हमारे यहाँ ही जो इस समय हमारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं BA में, तो उन्होंने कहा मैम बहुत अच्छा लगा आपको देख के लग रहा है हम लोग को भी करना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल करना चाहिए और करो, लेकिन पढ़ाई भी करो, साथ में अपने परिवार का साथ भी दो, अपने माता पिता के सहयोग से पढ़ते हुए करो। ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाई छोड़ दो, इसी में लग जाओ। तुम्हारा अगर तुम्हारे अंदर ऐसी कोई हुनर है, इसको भी करो, उसको भी करो। मल्टी टैलेंटेड जिसको कहा जाए कि ये एक मल्टी टैलेंटेड टास्क है। हर कार्य करने में अपने को निपुण बनाओ और जिसमें बेहतर निकल जाओ वो कर जाओ। और दूसरा, मैं बड़ा मैसेज अपने जैसी जुड़ी हुई उस हर वर्किंग वुमेन को, हर हाउसवाइफ को, मैं हाउसवाइफ वुमेन को वर्किंग वुमेन से ज़्यादा हार्ड वर्कर मानती हूँ, क्योंकि हम तो थोड़ा रिलैक्स भी ले लेते हैं, पर हाउसवाइफ जो है वो 24 आवर्स, अगर मैं कहूँ कि रात ना बनी हो तो वो घर में सारी चीज़ें मैनेज करती रहती हैं, कार्य करती रहती हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसी कोई गुण है, जैसे कोई अच्छा गा सकती हैं, अच्छा डांस कर सकती हैं, या कुछ कैसियो है, ढोलक है, तबला है, अच्छा बजा सकती हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें अपने उस हुनर को लोगों को दिखाना चाहिए। अपने लिए आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सब चीजें सीखना चाहते हैं, तो वो जैसे वो पूरा घर मैनेज करती हैं और घर के सारे कामों को करती हैं, उसी बीच में उन्हें अपने लिए 1 घंटे का समय निकालना चाहिए, अपने उस हुनर को निखारना चाहिए और बच्चों को उसमें एंगेज करके अपनी एक पहचान बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ घर के काम है, अच्छी बात है। तो मैं उन हाउसवाइफ को भी, जो वर्किंग लेडी है उन्हें तो पता ही है, पर वो हाउसवाइफ जिनके अंदर ऐसे गुण हैं, निश्चित रूप से उन्हें अपने लिए इतना समय निकालना चाहिए और अपने उन गुणों को, अपने उन कार्यों को सामने ला करके अपने लिए भी समय निकाल के कार्य करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ थी डॉक्टर ज्योति रानी जायसवाल, जो मिसेज इंडिया ग्लोब क्लासिक 2021 की विजेता रह चुकी हैं। उनका ये कहना है कि जिन लोगों को जिधर भी रुचि होती है, उन्हें अपनी रुचि के अनुसार हमेशा डटकर खड़े रहना चाहिए। और इसी संदेश के साथ आज उन्होंने हमारे साथ बातचीत की। ऐसे ही अन्य जन प्रतिनिधियों से बातचीत होती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।